नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल इसके क्लास 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट क्या है, माय इंग्लिश बुक। इसमें जो आपका लेसन है 3.4 द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। देखो जैसे यहाँ पे वार्मिंग अप है, ठीक है, तो देखो चिट चैट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, राइट। ये देखो ये वाला, तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोग को दूंगी। और उसके बाद जो इंग्लिश वर्कशॉप होता है ना, ये देखो इंग्लिश वर्कशॉप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन के भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। यानी कुल मिला जुला करके आप ये समझिए कि इस लेसन के अंदर जो भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वार्मिंग अप देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पास्ट टाइम, यानी जैसे जब आप खाली होते हो तो समय बिताने के लिए आपको क्या करना पसंद है। जैसे हम लोग समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ना, जैसे टीवी देख लेते हैं या फिर मोबाइल चला लेते हैं, तो आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो। तो देखो मैंने लिखा है माय फेवरेट पास्ट टाइम इज़ वॉचिंग टीवी, मतलब जब जैसे समय बिताने के लिए हम क्या करते हैं तो टेलीविज़न देखते हैं। ये तो मैंने हर एक का नहीं हो सकता। आपका अगर मोबाइल खेलना है, मतलब मोबाइल में गेम खेलना, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि बच्चों को मोबाइल में गेम खेलना ये सबसे ज़्यादा पसंद होता है और वो अपना टाइम बिताने के लिए मोबाइल में गेम ही खेलते हैं, राइट, है ना, और समय निकाल करके खेलते हैं। तो मे बी कि यहाँ पे कोई मोबाइल लिखना चाहता है तो लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो, डू यू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट, क्या आप एंटरटेनमेंट के लिए यानी कि मनोरंजन के लिए बुक्स को पढ़ते हो। तो इसका उत्तर देखो, आप पढ़ते हो कि नहीं। अगर आप पढ़ते हो तो यस लिखना, नहीं पढ़ते हो तो नो लिख दीजिएगा बस, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है यस आई रीड बुक्स समटाइम्स फॉर एंटरटेनमेंट इफ आई लाइक द सब्जेक्ट एंड थीम ऑफ द बुक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी पोयम बुक। आप बताइए आपकी कौन सी, मतलब आपकी ना फेवरेट स्टोरी बता दो या फिर कोई पोयम बता दो या फिर आपकी कोई फेवरेट बुक बता दो, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे आप बता सकते हो, या तो पोयम बताओ या तो स्टोरी या फिर कुछ भी, मतलब ये बुक आप बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है कि माय फेवरेट बुक इज़, मैंने यहाँ पे बुक का नाम लिखा है, ठीक है, ड्रीम्स टू रियलिटी अ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल डू बुक्स ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल प्ले। इसका मतलब क्या हुआ कि पुस्तकें जो होती हैं यानी कि बुक्स महान व्यक्तियों के जीवन में कौन सी भूमिका निभाती हैं, कौन सा रोल प्ले करती हैं। तो इसका उत्तर देखना, बुक्स प्ले अ क्रूशियल रोल ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, दे इंस्पायर, मोटिवेट एंड गिव एक्सपीरियंस टू फॉलो, books guide and show the right path to follow, so successful people always read life sketches of great people and their great deeds। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि हाउ कैन वी डिसाइड इफ अ स्टोरी इज एवरेज, गुड और एक्सीलेंट, यानी हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी कहानी एवरेज है यानी कि ठीक ठाक है, चलो साधारण है, और गुड यानी अच्छी है, और एक्सीलेंट यानी और भी अच्छी, एकदम उत्तम। तो हम ये कैसे बता सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, कैसे हम निश्चित कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, वी कैन डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ द बुक बेस्ड ऑन, किसके बेस पे सुनिएगा। पहला, द राइटिंग स्टाइल ऑफ द राइटर, राइटर का स्टाइल क्या है स्टोरी लिखने का। फिर न्यूनेस इन द स्टोरी लाइन एंड लैंग्वेज यूज्ड बाय द राइटर, थीम ऑफ द स्टोरी, एंड लास्ट वन इज हाउ एवर फाइनली द रीडर डिसाइड्स द स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन हिज और हर इंटरेस्ट। मतलब ये सारी चीज़ें तो रहनी ही चाहिए और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी बता सकता है कि वो बुक कैसी एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे तो हमने ये सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है मैं आप लोग को बताती हूँ, सुनिए। मेक सुटेबल ग्रुप्स इन द क्लास, यानी ग्रुप्स में आप सुटेबल क्लास में आप सुटेबल ग्रुप्स बनाओ। फिर डिसाइड अपॉन अ फेवरेट बुक और स्टोरी इन द फॉलोइंग डिटेल्स एज मेनी एज पॉसिबल। अब आपको क्या करना है सुनिएगा, मतलब कोई भी कहानी या फिर कोई भी किताब, ठीक है, उसको आप चुनो, उसको आप चूज़ करो और फिर यहाँ पे जो दिया गया है इससे आप भरो, ठीक है।
समझ में आया? जैसे कि राइटर का नाम लिखना, नेम ऑफ द स्टोरी या फिर बुक। देखो आप स्टोरी भी ले सकते हो यानी कहानी भी ले सकते हो और बुक भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, बुक का नाम लिखो या फिर कहानी का, ठीक है ना। तो क्या क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ द स्टोरी और बुक, यानी बुक अगर आपने बुक लिया है तो बुक का नाम लिखो, स्टोरी लिया है तो स्टोरी का नाम लिखो। देखो मैंने एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आप यही लिखोगे। आप खुद से, आप क्लास में अपने ग्रुप बनाइए और खुद से ये एक्टिविटी कीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बार। नेम ऑफ द स्टोरी लिखा है मैंने मिडनाइट चिल्ड्रन, फिर राइटर सलमान रशीदी, फिर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर, ही इज़ एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश नॉवेलिस्ट एंड एसिस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो बच्चों मैं आप लोग को एक काम करती हूँ, दिखा देती हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखिएगा। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो या फिर अगर आप खुद से लिखोगे स्कूल में ग्रुप बना करके तो आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, इससे आपको और भी अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पहले इतना आगे का ले लो, फिर मैं पीछे का दिखाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने वार्मिंग अप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे सभी के आंसर देख लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, तो इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ, ठीक है। तो इंग्लिश वर्कशॉप में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बताइए, कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब इन्हें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेक्स्ट बुक में जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्रोनिन्स स्टोरी फोकसेस ऑन, क्या लिखोगे यहाँ पे, सेल्फलेस हेल्प एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन टूवर्ड्स रिलेशनशिप। फिर द नैरेटर डैश टू एनकरेज टू ब्रदर्स। देखो बच्चों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे है क्या है, तो मैं एक बार आप लोग को किताब दिखाई देती हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे ये जो ब्लैंक प्लेसेस है ना, खाली जगह, इन्हें हमें क्या करना है बताइए, भरना है, ठीक है। तो इसको मैंने भरा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो जो खाली प्लेसेस थे उसको मैंने फिल कर दिया है, सी हियर, है ना। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो पहले से लिखा हुआ था और ये जो अंडरलाइन है वो हमने लिखा है, ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा द नैरेटर और डैश यहाँ पे क्या आएगा बताइए, बॉट द बिगेस्ट बास्केट ऑफ द वाइल्ड फ्रूट्स टू एनकरेज द टू ब्रदर्स। फिर थर्ड यहाँ पे क्या लिखोगे, इनोसेंट सीरियस प्लेजेंट एंड अर्नेस्ट। फिर फोर्थ इसमें क्या लिखोगे बताओ, सेल न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। द बॉयज विश टू विजिट द विलेज पोएटा टू सेल न्यूज़पेपर, वो जो बॉयज थे वो किस लिए जाना चाहते थे, पोएटा टू सेल न्यूज़पेपर, ठीक है। उसके बाद सो वन कैन कंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी दैट, क्या आएगा यहाँ पे, वेयर देयर इज विल देयर अ वे, विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इफ़ वी विश टू डू एनीथिंग पैशनेटली वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वे टू कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द वे ऑफ सक्सेस। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। यस, दिस इज क्लियर ना। चलो आगे चले, ये तो समझे ना, आगे चलते हैं। सॉल्व द पजल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, द क्लूज आर गिवन बिलो। चलो किताब में एक बार दिखा देती हूँ, है ना, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बस आप टेक्स्ट बुक में देखते जाओ। ये देखो, ये जो पजल है ना इसे आपको कंप्लीट करना है और इसका यहाँ पे क्लू भी दिया गया है ना। क्लू दिया गया है मतलब क्या, यहाँ पे देखो डिस अलाउ, पहला डिस अलाउ, दूसरा मेक नोन। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, सुनो एकदम ध्यान से इधर। यहाँ पे क्या है, डिस अलाउ, ठीक है, ये पहला। तो पहले में देखो हमने लिखा है पहला, ये देखो नंबर 1 दिखाई दे रहा है ना, नंबर 1। कभी ऐसा पजल सॉल्व किया है कि नहीं, सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में आता रहेगा। पता है आपको, जब भी मैं छोटी थी ना तो न्यूज़पेपर में ये आता है ना सुडोकू, तो मेरे नाना सॉल्व किया करते तो मैं भी उनका देखा देखी सॉल्व किया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर बिड, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है, डिस अलाउ मतलब मना करना है, ठीक है। फिर मेक नोन, तो इसमें आप क्या लिखोगे, रिवील। मेक नोन मतलब क्या, जानना, ठीक है। रिवील मतलब भी क्या, छुपी हुई बात को सामने आना। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग मतलब अनएक्सपेक्टेड मीटिंग मतलब क्या, ऐसे हमको पता भी नहीं कि इससे हम मिल सकते हैं लेकिन उनसे हमारा सामना हो जाता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब वही है कि किसी के सामने आ जाना, ठीक है।
फिर चौथा गिविंग प्लेजर टू माइंड फीलिंग और सेंस इंजॉयबल, ठीक है। तो अभी इसमें आप क्या लिखोगे, प्लीजेंट, है ना। हमको खुशी होती है ना जब हम लोग मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो ये एन्जॉयबल, तो इसमें क्या लिखोगे बताओ, प्लीजेंट, यानी खुशी होती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फील करना। सिंसियर, तो इसमें आप क्या लिखोगे, देखो रिजेंबल, राइट। एंड सेवंथ वन है लुक लाइक, तो लुक लाइक में एक मिनट, ये सिंसियर है ना, तो सिंसियर में आप इनोसेंट लिखोगे। और 6 लुक लाइक में रिजेंबल, रिजेंबल मतलब क्या होता है, किसी के जैसा दिखना। तो लुक लाइक मतलब भी तो यही हुआ ना, किसी के जैसा दिखना। सिंसियर मतलब एकदम सीधा साधा, बहुत अच्छा बच्चा। और इनोसेंट का मतलब भी वही होता है, एकदम सीधा साधा, जिसने कोई अपराध किया ही ना हो, समझे। तो इस प्रकार से आपको ये पजल पूर्ण करना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक, ठीक है। लिखिए आप इसका उत्तर और नोटबुक में आप लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इलनेस डिड द सिस्टर सफ़र फ्रॉम, यानी जो उनकी बहन थी वो कौन सी बीमारी से सफ़र कर रही थी। मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया था ना, 2 मैन ऑफ वेरोना। बताइए कौन सी बीमारी हुई थी उनकी बहन को, क्या हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने, द सिस्टर सफर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सरप्राइज द नरेटर व्हेन ही सा द ब्रदर द सेकेंड टाइम, यानी जब नरेटर ने ब्रदर, वो दोनों भाइयों को दूसरी बार देखा तो उनको क्या आश्चर्यचकित, मतलब कौन सी चीज़ थी जिसने उनको आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है। उनको, किसको, नरेटर को। तो इसका आंसर देखो, व्हेन द नरेटर सा द ब्रदर सेकेंड टाइम दे वर शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर, इट सरप्राइज द नरेटर, है ना। जब दूसरी बार देखा तो उन्होंने क्या देखा कि ये दोनों क्या कर रहे थे, तो जूते पॉलिश कर रहे थे ना। तो वो देख करके वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, यानी सरप्राइज्ड हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड अबाउट द बॉयज एट द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में जो नरेटर थे उनको क्या पता चला दोनों भाइयों के बारे में, क्या समझ में आया उन लड़कों के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एट द हॉस्पिटल द नरेटर फाउंड दैट द बॉयज वर ऑर्फन्स एंड होमलेस। क्या पाया उन्होंने कि ये जो दोनों भाई है ये ऑर्फन है, अनाथ है और होमलेस है, मतलब इनका घर भी नहीं है। दे वर्क हार्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर हु वाज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एंड वाज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, है ना। फिर ही ऑल्सो सा द गर्ल हु रिजेंबल देम एंड दे वर टॉकिंग टू हर, समझे। तो वहाँ पे नैरेटर को इनकी सारी सच्चाई पता चल गई कि ये इतना मेहनत किस लिए करते हैं, तो अपनी बहन के लिए करते हैं, है ना, अपनी बहन के लिए, ताकि उनकी बहन ठीक हो जाए, ठीक है। इसके लिए वो लोग पैसा भी कमाते हैं, इनके पास घर भी नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें उसको नैरेटर को पता चली। क्वेश्चन नंबर 4 है, What was the touching story told by the nurse, यानी नर्स ने जो स्टोरी बताई थी, टचिंग, आपको दिल को छू जाने वाली स्टोरी क्या थी। तो इसका आंसर देखिएगा, द नर्स टोल्ड द नरेटर अबाउट द हार्ट रेंडिंग स्टोरी ऑफ द बॉयज, देयर फादर वॉज किल्ड इन अ वॉर एंड देयर होम वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर, है ना। नर्स ने क्या बताया कि उनके फादर वार में मारे जा चुके हैं और इनका जो घर है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी खराब हो चुका है। देयर सिस्टर वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, उनकी बहन किससे सफ़र कर रही थी, तो ट्यूबरक्लोसिस से। एंड दे लिव्ड इन अ शेल्टर एंड लिटरली स्टार्व सो दैट दे कैन कुड पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, यानी वो भूखे पेट रहते हैं, शेल्टर में रहते हैं ताकि वो अपनी बहन का ट्रीटमेंट करा सके। तो ये बात उस नर्स ने बताई थी, ये थी हार्ट टचिंग, मतलब टचिंग स्टोरी, यानी जो हमारे दिल को छू जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ द नैरेटर ऑफर द बॉयज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश व्हाट दे हैव वुड दे हैव एक्सेप्टेड, से वाई और वाई नॉट। देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर नैरेटर ने उनको, उन दोनों लड़कों को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया रहता, ठीक है, रुपया पैसा दे दिया रहता, तो क्या वो दोनों उसको एक्सेप्ट करते। अगर हाँ, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करते तो क्यों, और अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो क्यों नहीं, मतलब दोनों ही। आपको जैसे आपने बोल दिया हाँ वो एक्सेप्ट कर लेते, तो क्यों, रीज़न बताओ। आपने बोला नहीं लेते, नहीं एक्सेप्ट करते, तो क्यों नहीं लेते, ये भी रीज़न बताओ। तो देखो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इफ़ द नैरेटर ऑफर्ड द बॉयज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश दे वुडंट हैव एक्सेप्टेड इट, मतलब वो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। द बॉयज़ वर रियली हार्ड वर्किंग एंड हॉनेस्ट, क्यों, क्योंकि वो दोनों बॉयज़ क्या थे बताइए,
हार्ड वर्किंग थे, मेहनती थे और हॉनेस्ट थे, ईमानदार थे। दे बिलीव्ड इन देयर वर्क, उनको अपने काम पे भरोसा था। दे वुड गेट हेल्प to get work from the writer but not cash as they were self conceited, or even if they would take it, they would take it as a loan and would repay him back in installments। ठीक है, मतलब अगर वो उनसे पैसे लेते भी तो वो एक लोन के तौर पे लेते, यानी कि कर्जा लेते और फिर बाद में उसको रिपे करते। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। जैसे कि इम्पॉर्टेंट का फॉर्म क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंस। ठीक है, फिर डेडिकेट का क्या हो जाएगा, डेडिकेशन। ट्रीट का ट्रीटमेंट, नैरेट का नैरेटर, ईगर का ईगरनेस, अपीयर का अपीयरेंस, एम्पलीफाई का एम्पलीफिकेशन, रियलाइज का रियलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, लैंग्वेज स्टडी। तो इसमें जो यहाँ पे क्लॉज दिया गया है और जो भी यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसे आप लोग प्लीज़ रीड करना। ओके, समझने की कोशिश करना। ये ग्रामर का पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। अब नीचे हम आ जाते हैं, इसको आप पढ़िएगा, आपके समझने की कोशिश करिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ग्रामर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मेन प्रिंसिपल, मतलब मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड एनसर्कल द सबऑर्डिनेटर। आपको क्या करना है बताइए, तो आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है, और फिर जो सबऑर्डिनेटर है उसे आपको सर्कल करना है। ठीक है ना, तो एकदम ध्यान से देखना, गलती नहीं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, सुनो। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। अच्छा, नीचे भी है ना, जी हाँ, हम बताते हैं, आप ज़्यादा चिंता मत करिए, कैसे करना है हम आपको सब समझा देंगे। ये देखिए, ये आपका सेंटेंस है, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे मेन क्लॉज क्या हो जाएगा, तो देखिए, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, ये क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब जो सबऑर्डिनेटर्स है उन्हें हमें एक सर्कल भी करना है, तो यहाँ पे सर्कल क्या करोगे, बताओ क्या करोगे बच्चों। तो यहाँ पे आप सर्कल करोगे, किसको करोगे, थोड़ा समझना चाहिए ना हमको। दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटर क्या है स्टूडेंट्स, हु, तो हु को आप कर देना सर्कल। ये रुकिए, एक मिनट, ये लीजिए, हमने हु को कर दिया सर्कल। ओके, इस प्रकार से आपको कर देना है। अगला, व्हेन ही आस्क्ड द नर्स शी टेल्स हिम देयर स्टोरी। तो यहाँ पे मेन क्लॉज क्या हो जाएगा बताइए, मेन क्लॉज यहाँ पे हो जाएगा शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, व्हेन ही आस्क्ड द नर्स, ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेटर क्या होगा, उसको आप गोला करो, तो यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेटर हो जाएगा व्हेन, इसको कर दीजिए गोला, यानी कि सर्कल। समझे कि नहीं, बताओ, समझे ना। अब बस आपको मैं लिखने का बता रही हूँ, एक्चुअल में तो आपको कब समझ में आएगा, जब ये ग्रामर में पढ़ोगे तब, कि मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, इसको गोला किया था और इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर हम आगे भी चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे तीसरा और चौथा है, इसके अलावा नहीं, बस तीसरा और चौथा। तो इसमें मेन क्लॉज क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है ना, दे हैव सोन, ये हो जाएगा आपका मेन क्लॉज, और उसके बाद दैट वॉर हैज़ नॉट सेकन देयर स्पिरिट, ये क्या हो जाएगा बताइए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे आप गोला किसको बनाओगे, ये जो दैट है ना, इसको कर दीजिएगा सर्कल, बस खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। देखो यहाँ पे ये, हाँ, इसको गोला कर देना। फिर अगला है, ऑल दो इट डजेंट कम इन द नैरेटर्स वे ही टेक्स देम देयर। तो यहाँ पे ये जो है ना, ही टेक्स हिम देयर, ये मेन क्लॉज है, और ऑल दो इट डजेंट कम इन द नैरेटर्स वे, ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे गोला किसको बनाओगे, सर्कल किसको बनाओगे, तो ये रहा, ये लीजिए, बना दीजिए, खत्म हो गई कहानी, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन था
3.4 इसके सभी क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। हर चीज़ तो मैंने आप लोग को बताई है, लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।